Hello everybody, once again welcome to my YouTube channel Functionally Dysfunctional। इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, जहां पे हम क्वाड्रेटिक फंक्शंस को डिफाइन करेंगे और क्वाड्रेटिक फंक्शंस में कोफिशिएंट्स का क्या सिग्निफिकेंस होता है उसको समझेंगे। और खाली क्वाड्रेटिक फंक्शंस के लिए नहीं, हम लीनियर फंक्शंस के लिए भी इसको पढ़ेंगे ताकि आप समझ पाए कि लीनियर फंक्शन से आप क्वाड्रेटिक फंक्शन पे ट्रांजिशन कैसे कर रहे हैं। अब देखिए, यू आर फेयरली फेमिलियर विद लीनियर फंक्शंस, राइट? लीनियर फंक्शंस हम सबने पढ़ा हुआ है, बट उसके बावजूद आई वांट टू स्टिल गिव यू एन आइडिया अबाउट लीनियर फंक्शंस, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो लेफ्ट आउट हो जाती हैं। काफी सारी जगहों पे काफी सारे लोग इन कॉन्सेप्ट्स को छोड़ देते हैं, इसलिए मैं उनको कवर करना चाहता हूँ। देखिए, व्हाट इज एक्चुअली अ लीनियर फंक्शन, इसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो सिंपल सी चीज है, लीनियर फंक्शन कोई बहुत बड़ी महाभारत नहीं है। लीनियर फंक्शन बेसिकली क्या है कि any function in which the output is related to the input with its exponent as 1, right? That is a linear function। अब इसका कोई भी कोफिशिएंट हो सकता है और इसका साथ में कोई भी नंबर इसमें आप ऐड कर सकते हो, जहां पे x का कोफिशिएंट 0 हो। x का हाईएस्ट कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, दैट इज द कंडीशन। तो ये हमारा एक लीनियर फंक्शन होता है। और जनरलाइज्ड फॉर्म, मतलब जनरलाइज्ड फॉर्म का क्या मतलब होता है, मैं एक बार लिख देता हूँ इसको, फिर आपको समझाऊंगा। जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर फंक्शन इज y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, a और b जो हैं ये कोफिशिएंट्स हैं। x की पावर 1 का कोफिशिएंट a है और x की पावर 0 यानी कि 1 का कोफिशिएंट b है। अब ये कोफिशिएंट्स हमने यहाँ पे क्यों लगाए, क्योंकि एक जनरलाइज्ड फॉर्म है। a की जगह और b की जगह आप कोई भी रियल नंबर प्लेस कर सकते हैं, एंड इस फॉर्म की ही होती हैं सारी लीनियर फंक्शंस। आप किसी भी कोफिशिएंट को किसी भी तरीके से चेंज करके दुनिया के सारे लीनियर फंक्शंस को एक ही फॉर्मूला में डाल सकते हैं। दिस हैज बीन जनरलाइज्ड बाय ऑब्जर्विंग ऑल द लीनियर फंक्शंस इन द वर्ल्ड। इससे बाहर, इस प्रॉपर जनरलाइज्ड फॉर्म से बाहर कोई भी लीनियर फंक्शन नहीं बनता है। और इसलिए ही हम एक एग्जांपल लेते हैं एक लीनियर फंक्शन का। मान लीजिए कि मैंने एग्जांपल लिया है, फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू 2x प्लस 4। ये हमने एक लीनियर फंक्शन का एग्जांपल लिया। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा देखते हैं कि बेसिकली इसमें हो क्या रहा है। अगर इफ आई कंपेयर दिस टू द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर फंक्शन, दैट इज y इक्वल्स टू ax plus b, you will notice that the value of a here is 2 and the value of b here is 4। ये चीज आपको समझ में आ गई? दिस इज वेरी सिंपल। अब ना मैं आपको एक चीज मोटिवेट कर रहा हूँ, एक चीज करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है। y इक्वल्स टू 2x+4 फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना है। ऑल्दो इट इज वेरी सिंपल, आई स्टिल वांट अस टू डू इट ताकि हम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाए। तो चलिए इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, तो लेट्स मूव इट डाउन और लाइन को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। हाँ, दिस इज प्रीटी गुड, सॉरी। तो ऐसे करके हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, कुछ ऐसा और कुछ ऐसा। ये हो गई हमारी वाई एक्सिस और ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस। ओके, प्रिटी गुड। अब थोड़ा सा यहाँ पे आके देखते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन था वो था y इक्वल्स टू 2x+4, राइट? सो यहाँ पे हमें दो चीजों की टेबल बनानी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज अ y वर्सेस x का ग्राफ। सो यहाँ पे हम x बनाएंगे बिकॉज x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पे हम y की वैल्यू लिखेंगे बिकॉज y इज द वेरिएबल डिपेंडेंट ऑन x। तो x की वैल्यू हम स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 4 लगा देंगे, है ना? और उस हिसाब से हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सो फॉर x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 4, फॉर x इक्वल्स टू 1, आप सिंपल वैल्यू डाल के देख सकते हैं कि अगर x इक्वल्स टू 1 डालेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाई 1+4, दैट इज कितना, 6 आ जाएगी। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू लिख सकते हैं 6। फॉर x इक्वल्स टू 2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2+4, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 8, है ना? सिमिलरली अगर आपको x की वैल्यू 3 दी गई है तो इसको हम लिख देंगे हम 10। और सिमिलरली अगर आपको x की वैल्यू 4 दे रखी है तो इसको हम लिख देंगे 12। तो चलो इस हिसाब से लिख देते हैं।
ये तो हमारा हो गया ओरिजिन, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, फिर एक्स की हम वैल्यूज लिख देते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हालांकि हमें 4 तक ही चाहिए, सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। एंड देन वी विल राइट 5 की उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बन गया है। अब चलिए, अब जो पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूँ, देखो हमारे पास एक 0,4 बना है, यानी कि जब एक्स की वैल्यू 0 होगी तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 4। जब एक्स की वैल्यू 1 होगी तब वाई की वैल्यू हो जाएगी 6, यानी कि कुछ यहाँ पे। जब एक्स की वैल्यू 2 होगी तब वाई की वैल्यू 8 हो जाएगी, यानी कि कुछ यहाँ पे। सॉरी, थोड़ा सा लेफ्ट में। ओके, हाँ। जब एक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी तो वाई की वैल्यू हो जाएगी अपनी 10, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पर। नाइस। एक्स की वैल्यू 4 हो जाएगी तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 12, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पर। नाउ एज यू विल बी एबल टू नोटिस, दिस विल गिव अस अ लाइन। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा लाइन में आता है। अब नाउ एज यू कैन सी, द ऑल द पॉइंट्स आर नॉट लाइंग इन अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज द ग्राफ हैज नॉट बीन ड्रॉन अप टू स्केल, बट यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, राइट? ये मोटा मोटा एक लाइन में ही पढ़ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें, दीज आर ऑल फॉलोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन। हालांकि मैंने इस बारे में पिछली क्लास में भी इस चीज का जिक्र किया था, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज व्हाई वी विल नोट अगेन दैट graph of a linear function always results in a straight line. Always results in a straight line. Okay, now see, this is pretty much about the linear functions. But यहाँ पे एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कि जब हमने लीनियर फंक्शंस की जनरलाइज्ड फॉर्म लिखी थी ना, तो हमने लिख दिया था कि y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, दैट इज द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर फंक्शन। बट थोड़ा सा मजा सा नहीं आया। थोड़ा सा ये a क्या डाल दिया भैया आपने, b क्या डाल दिया, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है ना। जैसे ही मैथ्स में नंबर की जगह अल्फाबेट्स आते हैं, स्टूडेंट्स का थोड़ा सा दिल धड़कने लग जाता है तेज तेज। तो उस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करेंगे धीरे धीरे। देखो, y लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी। आपने ग्राफ बनाया था जब ड्रॉ किया था y इक्वल्स टू 2x+4 का, तो वहां पे a की वैल्यू 2 थी और b की वैल्यू 4 थी। अब देखो, सिंस टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से हम बहुत सारे ग्राफ्स एक साथ ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। दैट इज व्हाई वी विल बी यूजिंग डेस्मोस। डेस्मोस इज एक्चुअली अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी y की वैल्यू जो है ए एक्स प्लस बी थी, तो 2x+4 के हिसाब से हमने a की वैल्यू 2 निकाली थी और b की वैल्यू 4 निकाली थी। फेयर एनफ। तो यहाँ पे से हमें लीनियर फंक्शन का मतलब समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक बार ध्यान से देखो कि y क्या है। y इज द आउटपुट ऑफ द फंक्शन ऑफ द लीनियर फंक्शन। x क्या है? x इज द इनपुट ऑफ द लीनियर फंक्शन। a क्या है? a इज द स्लोप ऑफ द लीनियर फंक्शन। और b क्या है? b इज द y इंटरसेप्ट ऑफ द लीनियर फंक्शन, है ना। अब यहाँ पे दो ऐसी टर्म्स आ गई जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है ना। स्लोप नहीं पता आपको क्या होता है, और y इंटरसेप्ट नहीं पता और क्या क्या होता है। तो चलिए इसको हम धीरे से एक्सप्लेन करेंगे कि स्लोप और y इंटरसेप्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्लोप के बारे में। व्हाट एग्जैक्टली इज स्लोप? स्लोप को डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं। कई लोग इसे बताते हैं स्लोप इज द रेशियो ऑफ राइज टू रन, है ना। लोग ये भी बोलते हैं स्लोप इज रेट ऑफ चेंज। बट मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि स्लोप को समझने का तरीका ये है कि आप स्लोप को राइज रन या फिर रेट ऑफ चेंज बोलने की बजाय सिंपली ये बोल दीजिए कि स्लोप इज स्टीपनेस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। बिकॉज यही एक एप्ट डेफिनेशन है, यही एक द मोस्ट सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। स्लोप इज स्टीपनेस ऑफ अ
स्ट्रेट लाइन। अब देखो क्या बात है, मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा कि स्लोप इज द स्टीपनेस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इसके पीछे कोई रीजनिंग तो होगी। आइए रीजनिंग क्या है ये समझते हैं। आप पहाड़ों में गए होंगे कभी छुट्टियां मनाने। पहाड़ों में जब आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि पहाड़ ऐसे ट्रायंगल से होते हैं असली में तो नहीं होते, बट बचपन में जब हम ड्राइंग बनाते तो पहाड़ों को ऐसे ट्रायंगल जैसा बनाते थे। तो पहाड़ क्या करता था, ऊपर जाता था फिर नीचे आ जाता था। तो पहाड़ में आप चढ़ाई करते थे, एकदम सीधी रोड जैसा नहीं होता था ना, वो ऊपर की तरफ जाने लगता था। तो वो स्टीपनेस हो जाती थी उसकी, है ना, कि जितना एकदम से पहाड़ अगर ऊपर की तरफ चला गया ना, एकदम से उसकी बहुत खड़ी चढ़ाई हो गई, तो वो हो जाएगी आपकी बहुत ज्यादा स्टीप। और अगर आराम आराम से पहाड़ ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वो हो गया आपका लेस स्टीप। तो वो डिटरमाइन करता है। अब आप ये समझो स्टीपनेस ऑफ द लाइन, जैसे मैंने आपको इक्वेशन बताई y इक्वल्स टू 2x+4, तो उसकी आपको थोड़ा सा ऐसा सा ग्राफ मिल रहा है ना, जैसा हमने पिछले उसमें भी बनाया था, ग्राफ ऑफ द लीनियर फंक्शन। तो देखो थोड़ा सा ऐसा सा ग्राफ मिला था, करेक्ट। बट आप इमेजिन करो यहीं पे मैं एक और फंक्शन ले लूं, y इक्वल्स टू 10x+20। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भैया ये बहुत ज्यादा स्टीप हो जाएगा, स्लोप स्लोप बहुत ज्यादा स्टीप हो जाएगा और एकदम से ऊपर जाएगा। तो जैसा यहाँ पे बन रखा था ना, उससे भी बहुत ज्यादा, जैसे यहाँ पे मान लो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एकदम से ऊपर चला जाएगा। कुछ इस तरीके की स्ट्रेट लाइन बन के आएगी हमारे पास, इस तरीके का स्लोप बनेगा। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? Why is this happening? Because of the coefficient a in the general form of the linear function, that is y equals to ax plus b। यानी कि सिंपल सी नोटवर्दी बात यह है, इफ आई वांट टू समराइज दिस इन अ नोट, मैं सिंपली ये बोल सकता हूं, इफ a is a as in the coefficient of the linear function y equals to ax plus b, so if a is a large quantity, the graph of the function will be steep, या वेरी स्टीप लिख दो, विल बी वेरी स्टीप। हाउएवर एक और चीज यहाँ पे लिखेंगे हम कि इफ ए इज अ स्मॉलर क्वांटिटी, अगर ए एक छोटी क्वांटिटी है, तो क्या होगा कि द ग्राफ ऑफ द फंक्शन विल बी लेस स्टीप, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन विल बी लेस स्टीप। यहाँ पे आपको पूरा ए का सिग्निफिकेंस समझ में आ गया, है ना। बट अगेन अब मैं इसमें डेस्मोस का इस्तेमाल करूंगा ताकि आपको और अच्छे से चीजें समझ में आ जाए और आप बहुत अच्छे से इस चीज को कंपेयर कर पाओ। तो उसके लिए लेट अस स्विच टू डेस्मोस। अब यहाँ पे मैं दो इक्वेशन बनाऊंगा। अरे एक तो आंखों को झटका लग गया ना, एकदम से डार्क मोड पे लाइट मोड पे आ गए, बट क्या करें भाई, डेस्मोस है ये। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम एक इक्वेशन तो लिखेंगे y इक्वल्स टू 2x+4। अब देखो मैंने आपको बोला था ना कि कुछ ऐसा ऐसा ग्राफ आएगा, जिसे हमने बना के भी दिखाया था, है ना। ऊपर जाके अगर हम थोड़ा सा देखें तो इस टाइप के ग्राफ को हम कंस्ट्रक्ट कर रखे हैं। और मैंने आपको ऊपर भी दिखाया था कि कुछ ऐसा सा ग्राफ आएगा 2x+4 का। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और सिमिलरली अगर मैं एक और ग्राफ बनाऊं y इक्वल्स टू 10x+20 का, देखो कितना स्टीप चला गया ये, एकदम से कितना स्टीप चला गया, देखो ध्यान से। बहुत ज्यादा स्टीप चला गया ना, कि देखो अगर आप मान लो आप एक पहाड़ पे जा रहे हो जिसका स्लोप 2 है, तो आप आराम से चढ़ जाओगे। बट अगर आप एक पहाड़ पे जा रहे हो जिसका स्लोप 10 है, तो आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्टीप है, उसको चढ़ने में आपको बहुत ज्यादा मेहनत लग जाएगी। सो ए जो है, द कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर फंक्शन डिटरमाइंस द स्टीपनेस ऑफ द ग्राफ प्लॉटेड विच इज अ स्ट्रेट लाइन, द ग्राफ ऑफ द लीनियर फंक्शन। ये बात आपको समझ में आ गई। तो चलो भैया अब हमें ये तो समझ में आ गया कि y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी जो होता है, उसमें a का क्या काम होता है। वेरी वेल, हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बट अब हमारा सवाल ये है कि y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी जो हमारे पास एक्सप्रेशन होता है, उसमें b का क्या काम होता है भाई। y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी के अंदर
बी का क्या काम होता है? तो मैंने पहले ही बता दिया था कि बी जो होता है वाई इंटरसेप्ट होता है। बट अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा कि वाई इंटरसेप्ट क्या होता है तो ये थोड़ी सी चीटिंग हो जाएगी। तो चलिए वाई इंटरसेप्ट के बारे में बात करते हैं। वाई इंटरसेप्ट इज बेसिकली एक ऐसा पॉइंट जहां पे अगर आप एक्स की वैल्यू जीरो रख दोगे ना, तो जो वाई की वैल्यू आएगी ना, वो होती है वाई इंटरसेप्ट। है, थोड़ा अजीब सा नहीं हो गया? हाँ, चलो कोई बात नहीं, समझाते हैं। देखो y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी जो है हमारी जनरलाइज्ड इक्वेशन है। मैं कह रहा हूं x की जगह आपको क्या रख देना है, जीरो। तो मैं लिख देता हूँ पुट x इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे से बन जाएगा y इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाई जीरो प्लस b, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी b। दैट इज द y इंटरसेप्ट। किसी भी लीनियर फंक्शन में x की वैल्यू जीरो डाल दो तो y की जो वैल्यू आती है वो b होती है। बट अब आप पूछोगे कि भैया ऐसा क्यों कि हमें x की वैल्यू जीरो ही डालनी पड़ रही है y की वैल्यू निकालने के लिए, और उसे हम एक स्पेशल नेम y इंटरसेप्ट क्यों दे रहे हैं? तो उसका रीजन ये है कि x की वैल्यू जीरो हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि x की वैल्यू जीरो जब भी होती है तो जो y निकलता है ना, उसी टाइम जो लाइन होती है, जो स्ट्रेट लाइन होती है जो फंक्शन से बनती है, वो y एक्सिस से इंटरसेक्ट करती है। दैट इज द ओनली इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन विद द वाई एक्सिस। तो चलिए सर डेस्मोस पे ग्राफ करके देखते हैं। पिछली बार हमने a की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों को चेंज किया था। दिस टाइम वी विल सिंपली चेंज द वैल्यू ऑफ b, एंड दिस टाइम वी विल ग्राफ टू इक्वेशंस, y इक्वल्स टू x प्लस वन and y equals to x plus 5, which will help you understand the difference between the y intercepts of the two functions. तो चलिए देखते हैं। y इक्वल्स टू x प्लस वन, है ना, ये रेड वाला जो है ये y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन का बन गया। और यहाँ पे हम करेंगे y इक्वल्स टू एक्स प्लस फाइव, राइट? y इक्वल्स टू एक्स प्लस फाइव हो गया। अच्छा, अब देखो ये ऐसे इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने बहुत ज्यादा इसको, अरे भाई, ज्यादा मिनिमाइज कर दिया। हाँ, देखो अभी और डिफरेंस दिखेगा। देखो, ध्यान से देखिए इस डिफरेंस को। रेड वाले में जब हमने y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन रखा था, तो वो जो है x इक्वल्स टू वन पे, है ना, x इक्वल्स टू वन पे जो है वो y एक्सिस को टच कर रहा है, y एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। कैसे इंटरसेक्ट कर रहा है? देखो, y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन बोला था मैंने। क्या बोला था? x इंटरसेप्ट क्या होता है? जिस पॉइंट पे x की वैल्यू जीरो होती है उस पॉइंट पे जो स्ट्रेट लाइन होती है वो y एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट करती है। तो x की वैल्यू जीरो रखो, y इक्वल्स टू जीरो प्लस वन, दैट इज वन। सो द जीरो कॉमा वन में जो y कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी द y इंटरसेप्ट, और वही आपको यहाँ पे दिख रहा है। जीरो कॉमा वन में जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज द y इंटरसेप्ट। अब चलते हैं y इक्वल्स टू एक्स प्लस फाइव के ऊपर। y इक्वल्स टू एक्स प्लस फाइव में आप देखोगे कि दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट वन एंड ओनली पॉइंट विच इज y इक्वल्स टू फाइव। बट ये ऐसा क्यों कर रही है? बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द y इंटरसेप्ट। दैट इज, अगर आपको मैंने ये दे दिया y इक्वल्स टू एक्स प्लस फाइव, और यहाँ पे मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर अगेन आपको y इंटरसेप्ट निकालना है तो x की वैल्यू जीरो पुट करनी पड़ेगी, तो y इक्वल्स टू जीरो प्लस फाइव, यानी कि y की वैल्यू आपके पास फाइव आएगी। यानी कि जो कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे जीरो कॉमा फाइव, उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा, उसका जो ऑर्डिनेट होगा, क्योंकि हम y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, तो जीरो कॉमा फाइव में फाइव जो होगा इसका y इंटरसेप्ट होगा। और अगर आप ध्यान से इस फिगर को देखोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि फाइव कॉमा जीरो कॉमा फाइव इज द ओनली पॉइंट वेयर द एंटायर स्ट्रेट लाइन इज इंटरसेक्टिंग विद द y एक्सिस। और किसी पॉइंट पे अगर आप ग्राफ को चाहे आप कितना भी छोटा करके देख लो, किसी भी पॉइंट पे जो है इंटरसेक्ट या y एक्सिस के साथ नहीं करेगा, कितना भी इसका स्केल आप छोटा करके देख लो। शायद ये बात आपको बहुत अच्छे से अब समझ में आ गई होगी। यू शुड हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द y इंटरसेप्ट्स एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बाय नाउ। अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम इसके डीप में जाएंगे, तो इसको समराइज कर देते हैं। व्हाट इज अ लीनियर फंक्शन? राइट, लीनियर फंक्शन इज एनी फंक्शन ऑफ द जनरलाइज्ड फॉर्म। ये y थोड़ा लंगड़ा बना दिया मैंने। y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि लीनियर फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ द जनरलाइज्ड फॉर्म y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। a और b की जगह पे आप
कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी का मतलब कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे कि ए क्या डिसाइड करता है, ए दिखाता है स्टीपनेस ऑफ लाइन, है ना, स्टीपनेस ऑफ लाइन दिखाता है, और ज्यादा पढ़े लिखे और अंग्रेज लोग जो होते हैं वो इसे बोल देते हैं स्लोप। और बी क्या दिखाता है, बी दिखाता है वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विद द वाई एक्सिस। तो यहाँ पे लिख देते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विद द वाई एक्सिस, विद द वाई एक्सिस। नाइस। तो यहाँ पे अपने को समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन से क्या है। अब देखो, इससे पहले कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे मूव ऑन करें या क्वाड्रेटिक फंक्शंस को समझे, मैं इसका थोड़ा सा एक बार आपको बिल्डअप देना चाहता हूँ। बिल्डअप कुछ ऐसा है कि मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ एक कंसेप्ट डिस्कस किया था कि अगर डिस्टेंस और टाइम के बीच का रिलेशनशिप मैं आपको दे रहा हूँ कि d इक्वल्स टू 2t, है ना, मतलब एक यूनिट टाइम में जो है एक पार्टिकल 2 यूनिट डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस इज चेंजिंग विद टाइम, राइट। टाइम इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डी इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आप इसको कंपेयर करें फ्रॉम द जनरल इक्वेशन ऑफ अ लीनियर एक्सप्रेशन दैट इज y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू d, द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू t, the value of a equals to 2 and the value of b equals to 0। अब यहाँ से इंटरप्रिटेशन क्या निकल के आ रहा है कि जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक सिंपल सी बात मुझे समझ में ये तो आ गई कि y इंटरसेप्ट इसका 0 होगा, विच मीन्स दैट द स्ट्रेट लाइन विल स्टार्ट and the straight line will intersect the y-axis at only 0, 0 or the origin। एक तो ये इंटरप्रिटेशन इसका निकल के आया। दूसरा इंटरप्रिटेशन इसका क्या निकल के आया कि इसका स्लोप 2 होगा। तो कुछ इस तरीके से जो है आपका लीनियर लाइन वाला ग्राफ बनेगा, है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने एक डिस्टेंस दे दिया और उसका टाइम के साथ एक रिलेशन दे दिया, बहुत प्यारा सा, है ना। बट अब इसके बाद जो दूसरी चीज मैंने आपसे बोली थी, दूसरी चीज मैंने यहाँ पे ये जो है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ हो गया। दूसरा सिनेरियो जो मैंने आपसे बोला था, मैंने ये बोला था कि इस बार तो भैया स्पीड चेंज कर रही है ना। क्या बोला था मैंने कि स्पीड इज चेंजिंग, और स्पीड का मैंने आपको इक्वेशन दे दी थी 4t। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ बना दो तो आप बहुत स्मार्ट बन जाओगे और डिस्टेंस वर्सेस टाइम की तरह स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ बना दोगे, जो कि बन के आ जाएगा एक स्ट्रेट लाइन। बट मुझे स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ चाहिए ही नहीं, मुझे ग्राफ चाहिए स्पीड वर्सेस डिस्टेंस का। अब तो आप फंस गए ना, क्योंकि आपको ये पता है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और स्पीड मैंने आपको बोल दी 4 मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या आएगी, डिस्टेंस आएगी 4t मल्टीप्लाइड बाई टी, यानी कि 4t स्क्वायर। और इसका जब हमने ग्राफ बनाया था पिछली क्लास में, वो कुछ ऐसा बन के आया था, अगर आपको याद हो तो। इसे बोलते हैं पैराबोलिक कर्व। पैराबोलिक कर्व, जहां पे कर्व एक कटोरी की तरह बन जाता है ना, उसे बोलते हैं पैराबोलिक कर्व। और कर्व जो है कटोरी की तरह कब बनता है, कर्व कटोरी की तरह तब बनता है जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो। जैसे ये इक्वेशन हमने निकाली जो फाइनल d इक्वल्स टू 4t स्क्वायर, जहां पे हमने डिस्टेंस वर्सेस टाइम का रिलेशनशिप निकाला, वहां पे हमें पता चला कि द डिस्टेंस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू टाइम लीनियरली, इट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम क्वाड्रेटिकली। और क्योंकि ये क्वाड्रेटिकली प्रोपोर्शनल है, द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन द डिस्टेंस एंड द टाइम विल बी अ पैराबोलिक कर्व। ये बात आपको समझ में आई होगी। और इसके आगे हम चलेंगे, अब हम समझेंगे कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का सिग्निफिकेंस यहां से तो निकल के आया, बट हम क्वाड्रेटिक फंक्शन को जनरलाइज करना चाहेंगे जैसे हमने लीनियर फंक्शन को जनरलाइज किया था। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन में जनरलाइजेशन के लिए हम ये बोल देते हैं कि y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। अब ये इसका रामबाण है। इसके अलावा इसके बाहर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने का सवाल ही नहीं उठता। ए बी एंड सी आर अगेन रियल नंबर्स लाइक वी कंसीडर्ड इन द सिनेरियो ऑफ लीनियर फंक्शंस। तो अब आपको मैंने क्वाड्रेटिक फंक्शन जनरलाइज करके दे दिया है। अब आप ए बी और सी की जगह कोई भी वैल्यू डाल दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। अब अगेन
हालांकि मैंने आपको ये सब बता दिया है, जनरलाइज फॉर्म बता दिए, पर आप फिर एक बार दोबारा मेरे पास आके बोलोगे कि भैया, मैं बोलूंगा हाँ भैया, आप बोलोगे मजा नहीं आ रहा भैया। मैंने कहा सही बोल रहे हो भैया, मजा क्यों नहीं आ रहा भैया? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। एक्स तो पता है, वाई भी पता है, एक्स और वाई क्या है? एक्स तो आपका इनपुट है, ग्राफ जब आप बनाओगे तो एक्स होगा आपका इनपुट और वाई होगा आपका आउटपुट, है ना? ये तो आपको पता है। बट ए बी और सी आपको नहीं पता, और वही आपको पता करना है कि ए बी और सी है क्या। अभी मैं आपको बता देता हूँ ए बी और सी का सिग्निफिकेंस क्या है, बट उसके बारे में हम डिटेल में दोबारा से पढ़ेंगे, और एक एक पॉइंट में हम डिटेल में जाएंगे। तो ए इज बेसिकली, सिंपली मैं ये कह सकता हूँ कि, अच्छा यहाँ पे एक और बात कि ए जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ द पैराबोला। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम जाएंगे, बट आप ये समझ लो, शेप जो है ना, ये कटोरा उल्टा होगा, या कटोरा सीधा होगा, या कटोरा पतला होगा, या कटोरा मोटा होगा, इसकी जिम्मेवारी जो है ए की रहती है। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए। ये तो हो गई ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी। बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है भैया? बी का क्या करना है हमें? बी यूज होता है वर्टेक्स के लिए। वर्टेक्स का सिग्निफिकेंस दिखाता है बी, और वर्टेक्स के बारे में वी विल हैव अ डिटेल डिस्कशन। वर्टेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को बी शो करता है। ठीक है। और उसके अलावा वी विल टॉक अबाउट डिस्कशन ऑफ द कोफिशिएंट सी। कोफिशिएंट सी इज बेसिकली अगेन द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन, और उसको भी मैं क्या कहते हैं, डेस्मोस पे ग्राफ करके दिखाऊंगा, तो एट द एंड आपको सब क्लियर हो जाएगा। नाउ वी आर एंटरिंग इन क्वाड्रेटिक फंक्शंस। चलो, तो हमारे पास, मैंने आपको जनरलाइज्ड फॉर्म बता ही दी थी। जनरलाइज्ड फॉर्म होती है y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना? जहां पे a कॉमा b कॉमा c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब एक और बात समझना, यहाँ पे मैंने क्यों बोला है a इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, उसके पीछे एक बहुत खूबसूरत रीजन है। खूबसूरत रीजन क्या है कि आपको मेरी बात तो कभी सुननी नहीं होती है, क्योंकि आप तो जो भैया बोलते हैं उसके उल्टा ही करना है। तो आप करके देख लो, मैं कह रहा हूँ। आपने करके देखा तो y हो गया a, a की जगह आपने जीरो रख दिया, जीरो मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स और प्लस सी, तो आपके पास आ गया y इक्वल्स टू बी एक्स प्लस सी। आप बोलोगे लो भैया बन गई क्वाड्रेटिक। मैं बोलूंगा भैया नहीं बनी क्वाड्रेटिक, ये तो लीनियर बन गई। लीनियर कैसे बन गई? क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर वन है, जहां पे x की हाईएस्ट पावर वन होती है वो लीनियर बन जाता है। अब इसी को अगर आप कंपेयर कर लोगे टू द जनरलाइज फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी से कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि a जो है b के बराबर है और b जो है वो c के बराबर है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि वेरिएबल के नेम आपको सेम लग रहे हैं, बट आई थिंक यू गेट द जिस्ट ऑफ इट। अगर आप a की वैल्यू जीरो रख दोगे तो द फंक्शन विल नो लॉन्गर रिमेन अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, इट विल टर्न इनटू अ लीनियर फंक्शन। इसलिए हम a की वैल्यू जीरो नहीं रखते हैं। अच्छा, ये भी ठीक है। तो चलो, अब हमें समझनी है सिग्निफिकेंस ऑफ a। ठीक है। सो फॉर दैट, ए की सिग्निफिकेंस के लिए देखो, हमारे पास ए का ही कंस्ट्रेंट है, हमारे पास ना बी का कंस्ट्रेंट है ना सी का कंस्ट्रेंट है। तो इसलिए हम बी को भी जीरो रख देंगे और सी को भी जीरो रख देंगे अभी फिलहाल के लिए, इसको समझने के लिए। तो यहाँ से हमने बना दिया y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब इसको मैंने a को आइसोलेट इसलिए किया क्योंकि a के साथ हमें एक्सपेरिमेंट करके देखनी है और हमें रिजल्ट देखने हैं, इसलिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वैल्यू पुट करना, ए की हम बहुत सारी वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है। ए की वैल्यू हम पहले तो -1 पुट करेंगे। ठीक है। और फिर हम ए की वैल्यू जो है 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे ना मैं एक छोटा सा टेबल टाइप्स बना देता हूँ, जहाँ पे यहाँ पे मैं ए की वैल्यू -1 पुट करूंगा और ए की वैल्यू +1 पुट करूंगा। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा हम डेस्मोस की हेल्प लेंगे ताकि हमें ग्राफ की फिगर पता चल जाए और हमें अपने आप से प्लॉट ना करना पड़े, बिकॉज इट विल बी वेरी टीडियस इफ वी प्लॉट इट बाय योरसेल्फ। So the first graph that we have to plot is y equals to minus x square, and the second graph that we have to plot is y equals to plus x square. Okay, तो हम सॉल्व करते हैं। y equals to minus x square का ग्राफ प्लॉट करना है तो हम जाते हैं डेस्मोस पे। डेस्मोस भाई, इसको हटाओ और इसको हटाओ। तो चलो अब देखते हैं y equals to x square। नाइस। देखो बन गई कटोरी, बट ये तो सीधी कटोरी है ना? तो ले जाकर के जो हम इस पे छाप देते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। व्हाइट बोर्ड तो क्या है, ब्लैक बोर्ड हो रखा है एकदम। तो
ये हमारी सीधी कटोरी बन गई, है ना। थोड़ी सी मैंने टेढ़ी कर दी बट सीधी कटोरी बन गई ना। अब देखो, एक सेकंड, ये हमने y इक्वल्स टू पॉजिटिव एक्स स्क्वायर का बना दिया, आई एम वेरी सॉरी। सो यहाँ पे बनेगी सीधी कटोरी। अब हम बनाएंगे y इक्वल्स टू नेगेटिव एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो जब आप y इक्वल्स टू नेगेटिव एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे, नेगेटिव एक्स स्क्वायर, उल्टी कटोरी बन गई है। ध्यान से देखना, उल्टी कटोरी बन गई। साइन चेंज किया आपने बस। एक जगह a की वैल्यू +1 थी, दूसरी जगह a की वैल्यू -1 थी, वैल्यू बनी थी, बस आपने साइन चेंज किया। जब प्लस किया कटोरी सीधी हो गई, जब माइनस किया कटोरी उल्टी हो गई। समझ में आई बात? तो ये होता है ए का सिग्निफिकेंस। जब आप ए को पॉजिटिव रखोगे तो कटोरी सीधी रहेगी, जब ए को नेगेटिव रखोगे तो कटोरी उल्टी रहेगी। और इसी को थोड़ा सा हम पढ़ी लिखी फॉर्मलाइज्ड भाषा में लिख दें तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो, ए एज इन द फंक्शन द वेल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द जनरलाइज्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इफ ए इक्वल्स टू जीरो, हम यहाँ पे लिख देंगे कि पैराबोला फ्लिप्ड अप, पैराबोला को हमने ऊपर की तरफ फ्लिप कर दिया। और वहीं पे अगर हम बोले कि इफ ए इज लेस देन जीरो, तो पैराबोला फ्लिप डाउन, है ना। इंग्लिश वैसे मेरी भी ज्यादा अच्छी नहीं है बट आपसे अच्छी है, तो पैराबोला फ्लिप डाउन। तो ये पैराबोला यानी कि इस कटोरी को ऊपर नीचे करने के लिए जो है, हमने ए की वैल्यू को भी नहीं, बस ए के साइन को चेंज कर देना है। और ऐसे ही कटोरी जो है ऊपर चली जाएगी पॉजिटिव करके और नीचे आ जाएगी नेगेटिव करके। बट जीरो मत कर देना, जीरो कर दोगे तो कटोरी रह नहीं जाएगी, लाइन बन जाएगी फिर वो। ठीक है। अच्छा, मेरे को एक और बात करनी है। चलो हमने साइन तो चेंज करके देख लिया ए का, क्या होगा अगर मैं ए की वैल्यू ही चेंज कर दूं? यू आर गुड क्वेश्चन। ए की वैल्यू भी हम चेंज कर सकते हैं। तो हमने इक्वेशन ले रखी थी y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हम ए की दो वैल्यूज ले लेते हैं। एक तो ले लेते हैं a इक्वल्स टू 1 और एक ले लेते हैं a इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, देखो a इक्वल्स टू 1 और a इक्वल्स टू 5 में आप देखोगे तो बनेगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल्स टू 5x स्क्वायर, है ना। ये दो इक्वेशंस बनेंगी। बट इसमें दोनों में पॉजिटिव है। मैंने आपको ऊपर बोला था पॉजिटिव होगा तो कटोरी सीधी होगी, तो दोनों में सीधी कटोरी आएगी। तो डिफरेंस क्या आएगा भैया? तो चलो डिफरेंस देखते हैं क्या आएगा। अब आप इतनी प्यार से पूछ रहे हो तो हमें बताना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं, प्लॉट करते हैं। पहला इक्वेशन हमारा है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। नॉइस, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हमारा आ गया। ठीक है, आ गया। अब हमें प्लॉट करना है y इक्वल्स टू 5x स्क्वायर। तो y इक्वल्स टू 5x स्क्वायर को भी प्लॉट करके देख लेते हैं जरा। नॉइस, देखो जरा क्या हुआ ये। y इक्वल्स टू 5x स्क्वायर को जब हमने प्लॉट किया तो ये कटोरी इतनी छोटी बनी कि ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाली कटोरी के अंदर जाके बंद हो गई, है ना। यानी कि जैसे जैसे हम a की वैल्यू को कम कर रहे हैं वैसे वैसे कटोरी फैलती जा रही है। जैसे जैसे हम a की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे कटोरी सिकुड़ती जा रही है। आओ, इसको ऐसे भी नहीं, मैं आपको बहुत सिंपली विजुअलाइज करने के लिए मैं एक इक्वेशन लिख देता हूँ। y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, सॉरी सॉरी, ए एक्स स्क्वायर, ये ले दिया। स्लाइडर लगा देते हैं यहाँ पे क्योंकि डेस्मोस बहुत यूजफुल टूल है। आजकल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहिए, सॉफ्टवेयर से आप बहुत सारी चीजें आसान कर देते हो। तो देखो मैंने क्या बोला था कि ए को बड़ा करोगे तो कटोरी क्या करेगी? कटोरी नैरो हो जाएगी, कटोरी पिचक जाएगी। तो देखो ए को बड़ा कर रहे हैं, कटोरी पिचक पिचक गई, है ना। देखो यहाँ पे ए जीरो कर दिया, ए को बड़ा कर दिया, कटोरी पिचक गई। ए को जीरो करके तो लाइन ही बन गई। ए को बड़ा किया, कटोरी पिचक गई। ए को छोटा किया, ए को छोटा किया, पॉजिटिव ही रखा बट छोटा किया, कटोरी फैल गई, है ना। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ। देखो, ए को जैसे जैसे हम बड़ा कर रहे हैं पैराबोला नैरो हो जा रहा है, ए को जैसे जैसे हम छोटा कर रहे हैं पैराबोला वाइड हो जा रहा है। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ए रिलेटेड टू इट्स मैग्नीट्यूड, है ना। तो देखो, जब हमने छोटा किया तो कटोरी फैल गई, जब हमने बड़ा किया तो कटोरी पिचक गई। तो यहाँ पे हे भगवान, कटोरी टेढ़ी हो गई है तो, हाँ ठीक है, इस टाइप का पैराबोला बन गया। तो यहाँ पे से आप समझ सकते हैं कि लार्ज ए एंड स्मॉल ए
तो लार्ज ए मतलब नैरो पैराबोला, है ना। ज्यादा इंग्लिश हो गई, नैरो पैराबोला नहीं, यहाँ पे हम लिख देते हैं पिच की कटोरी, पिच की कटोरी। और स्मॉल ए, स्मॉल ए का मतलब हो गया वाइड पैराबोला, वाइड पैराबोला मतलब हो गया फैली कटोरी। कैसी कटोरी? फैली कटोरी। नाइस। तो भैया अब आपको y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में x का पता चल गया, y का पता चल गया, और a का भी पता चल गया, a कर क्या रहा है उसका भी पता चल गया। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब क्या बचा? b बच गया, c बच गया। चलो अब b को एक्सप्लोर करते हैं कि b क्या कर रहा है। b को एक्सप्लोर करने के लिए अगेन हम क्या करेंगे, हम जो है जनरलाइज्ड इक्वेशन लेंगे, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हम b को ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व कर पाए। और उसके लिए हम क्या करेंगे कि a की वैल्यू हम 1 रख देंगे, क्योंकि a को हम पहले ही ऑब्जर्व कर चुके हैं। a की वैल्यू 1 रखेंगे तो कटोरी नैरो सी आएगी थोड़ी सी, है ना। नैरो नहीं, सॉरी, कटोरी वाइड आएगी, क्योंकि a की वैल्यू 1 है, और ऊपर की तरफ उठी हुई कटोरी आएगी, है ना। कटोरी पलटेगी नहीं। और b की वैल्यू हम चेंज करेंगे और c की वैल्यू हम रख देंगे क्या? c की वैल्यू हम रख देंगे 0, ताकि जिससे इक्वेशन एकदम सिंप्लीफाई हो जाए। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, है ना। ये हमारी बेस इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से हम दो इक्वेशंस निकालते हैं। केस वन में ना पहली इक्वेशन के लिए हम b की वैल्यू डाल देते हैं। क्या डालें b की वैल्यू बताओ? पहले ना हम मैग्नीट्यूड ही चेंज करके देखते हैं। हाँ, तो b की वैल्यू -2 कर देते हैं, b की वैल्यू कर देते हैं +2 कर देते हैं, इसको केस नंबर 2। ये थोड़ा आसान हो जाएगा। तो b की वैल्यू हमने -2 करी, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 2x। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट क्वाड्रेटिक फंक्शन। और दूसरे वाले में आ गया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। दिस इज आवर सेकंड क्वाड्रेटिक फंक्शन। दो क्वाड्रेटिक फंक्शन हमारे सामने बन करके आ गए। नाइस। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, इनको कंपेयर करेंगे और समझेंगे कि डिफरेंस क्या आ रहा है। तो आइए देखते हैं, डेस्मोस भैया की मदद लेते हैं। तो हमारा पहला जो बन रहा है वो बन रहा है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। गुड। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये तो पहला बन गया। दूसरा क्या बन रहा है? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। देखोगे क्या हुआ इसमें? देखोगे क्या हुआ? आओ दिखाते हैं। थोड़ा सा इसको इधर ले आते हैं। ये क्या हुआ? ये आपको थोड़ा दिख रहा है? यहाँ पे चेंज क्या हुआ? क्या चेंज हुआ? इसकी पोजीशन चेंज हो गई ना। ये देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो कटोरी का जो पीक है ना, द वर्टेक्स। अब यहाँ पे मुझे वर्टेक्स डिफाइन करता है। वर्टेक्स क्या होता है? देखो, वर्टेक्स is the turning point of the parabolic curve. Vertex is the turning point of the parabolic curve. ये होती है वर्टेक्स की डेफिनेशन। देखो, या तो क्या होगा कि एक पैराबोलिक कर्व के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो होगी वर्टेक्स के वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू, या तो पैराबोला के अंदर जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो होगी वर्टेक्स के वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू, है ना। लेकिन जब हम a की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 रखेंगे तो कटोरी जो है फ्लिप अप हो जाएगी, कटोरी सीधी हो जाएगी। तो हमेशा जो वर्टेक्स की वैल्यू जो आएगी, द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? -1 आ रही है। यहाँ पे देखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? -1 आ रही है। ये तो y की वैल्यू सेम हो गई, x की वैल्यू चेंज हो गई। यहाँ पे x की वैल्यू -1 हो गई वर्टेक्स के लिए। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट देखो, सिंपली देखो कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x में, एक्स स्क्वायर माइनस 2x में कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स क्या रहा? अपना -1 कॉमा -1, है ना। और एक्स स्क्वायर प्लस 2x में कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स क्या रहा? कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स क्या हो गया हमारा? 1 कॉमा -1, राइट। तो इस हिसाब से, है ना, जो डेस्मोस पे हमने ग्राफ प्लॉट किए हैं दोनों भाइयों के, है ना, भाई भाई इसलिए क्योंकि बस साइन अलग है, शक्ल सेम है ना।
तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाला भाई और y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाला भाई, दोनों y वर्सेस x के ही ग्राफ है, तो y वर्सेस x के ग्राफों को हम ड्रॉ कर देते हैं। नाइस, थोड़ा सा ऊपर की तरफ बनाएंगे हम एक्स एक्सिस को ताकि हमें नेगेटिव वाले क्वाड्रेंट्स भी मिल जाए कुछ ऐसा, और इसको भी बनाएंगे कुछ ऐसा। तो ये हो जाएगी वाई एक्सिस, ये हो जाएगी एक्स एक्सिस, और इसमें बन जाएगा नंबर सिस्टम। बचपन में हम फ्रॉग सा नहीं कुदाते थे इस पे बिठा के ऐसे करके, ये एडिशन, ये मल्टीप्लिकेशन, ये सब्ट्रैक्शन, ये राउंड ऑफ, है ना, बचपन में किया करते थे ना। चलो एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ पे क्या होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स का जो हमारा कर्व है वो इस तरफ बन रहा है थोड़ा, है ना, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स इज माइनस वन कॉमा माइनस वन, और जो एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स का है ना, सही, और एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स का बात करें तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स इज प्लस वन कॉमा माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स ग्राफ में यहाँ पे दिखा रखा है ना ब्लू वाले में, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स इज प्लस वन कॉमा माइनस वन। क्या हुआ इसमें, बी का साइन चेंज किया तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए, वाई कोऑर्डिनेट सेम रहा वर्टेक्स का, बट वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो गया। सो द वैल्यू ऑफ बी कंट्रोल्स द हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ द वर्टेक्स। अब ये खाली हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ द वर्टेक्स ही कंट्रोल कर रहा है क्या, ध्यान से देखना। बेसिकली हो क्या रहा है कि अगर आप इसकी स्टीपनेस देखो, अगर आप ये देखो कि कटोरी फैली है कि सुकड़ी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, कटोरी एकदम सेम टू सेम साइज की है, बी की वैल्यू हमने प्लस टू रखी है माइनस टू रखी, कटोरी का साइज भी सेम है, और दोनों केसेस में कटोरी सीधी भी है। जो डिफरेंस आया है वो डिफरेंस आया है मात्र वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स में, जिनकी वजह से पैराबोला की पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। इंटरेस्टिंग ना। अब ये कैसे हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने बी की वैल्यू चेंज कर दी, कोऑर्डिनेट्स वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए। अब बाकी फर्दर जब हम वर्टेक्स को और डिटेल में स्टडी करेंगे तो हम पता चलेगा कि वर्टेक्स का जो बाई कोऑर्डिनेट होता है दैट इज ऑलवेज माइनस बी बाई टू है। ओके, बट वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट राइट नाउ। अब हमने देखो मैग्नीट्यूड चेंज करके देख लिया, सॉरी साइन चेंज करके देख लिया y का, अब हम y का मैग्नीट्यूड चेंज करके देखेंगे। तो देखो y का मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए हम अगेन कंसीडर करेंगे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये है हमारे पास, ठीक है। अब इस इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन के अंदर हम एक तो बना लेंगे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यानी कि b की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी वन, इसको बना दिया हमने अपनी पहली इक्वेशन। और दूसरी हम बना देंगे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, यहाँ पे b की वैल्यू हम रख देंगे फाइव, और ये बना दी हमने दूसरी इक्वेशन। आइए देखते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है। तो डेस्मोस भैया वापिस आ जाओ और हमारी इक्वेशन बना जाओ। तो चलो एक बनाते हैं, y इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, राइट, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, एक हमारा पैराबोला ये बन गया, एक हमारा पैराबोला बन जाएगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर्ड प्लस फाइव एक्स। ओके डैम, है ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा कुछ हुआ ना। ये देखो कितना नीचे चला गया वर्टेक्स। अब यहाँ पे वर्टेक्स का हमारा एक्स कोऑर्डिनेट भी शिफ्ट हो गया, और यहाँ पे वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट भी शिफ्ट हो गया। तो बेसिकली इसको जनरलाइज करने के लिए, प्रॉपर एक बी का आपको आइडिया देने के लिए हम ये कह देते हैं कि बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोजीशन ऑफ द वर्टेक्स। रिस्पॉन्सिबल कैसे होता है पोजीशन ऑफ द वर्टेक्स के लिए, ये आपने बी की वैल्यूज चेंज करके बहुत अच्छे से देख लिया, है ना। तो यहाँ पे हम फाइनल अपना कंक्लूजन लिख देते हैं, बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोजीशन ऑफ द वर्टेक्स। नाइस, ये भी हमने निकाल लिया। अब हम बात करते हैं सी के बारे में। सी किस काम का होता है, देखो भैया, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपने हमें बता दिया था, इसमें y की वैल्यू बता दी थी, x की वैल्यू बता दी थी, a का सिग्निफिकेंस भी बता दिया था, b का सिग्निफिकेंस भी बता दिया था, बट c का सिग्निफिकेंस नहीं बताया, तो ये तो अन्याय हो जाएगा, इसलिए हम c का सिग्निफिकेंस भी बताएंगे। c का सिग्निफिकेंस क्या होता है, c का सिग्निफिकेंस वही होता है जो लीनियर इक्वेशन में, लीनियर फंक्शन में b का सिग्निफिकेंस होता है, यानी कि c इज द y इंटरसेप्ट,
वाई इंटरसेप्ट को भाई सी बोलते हैं। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, अगेन याद दिला दूं, किसी भी पॉइंट पे जब भी कोई भी पॉलिनोमियल का कर्व वाई एक्सिस से इंटरसेक्ट करता है तो वो पॉइंट वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। समझ गए? चलो, बहुत अच्छी बात है। तो अब यहाँ पे देखना, अब हम सिंपली क्या करेंगे, अब हम जो हमारी जनरलाइज्ड इक्वेशन है y इक्वल्स टू ए एक्स, अरे भाई साहब रंगदार x बन गया एकदम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे a की वैल्यू हम 1 रख देंगे, b की वैल्यू भी हम 1 रख देंगे, ताकि हम c की वैल्यू को वेरी करने से हम देख सके कि डिफरेंस क्या आ रहा है। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, राइट। तो दो इक्वेशन बनाएंगे, एक जगह हम c की वैल्यू 1 रखेंगे, एक जगह हम c की वैल्यू रख देंगे 5, है ना। 1 और 5 बहुत पसंद है मेरे को, बट 15 पसंद नहीं है, छोड़ो। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, है ना, और y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, है ना। ये दोनों हो गए। चलो, अब देखते हैं, अब इसका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5। ओके, लेट अस सी द सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस, इस वीडियो में मैं इतनी बार सिग्निफिकेंस बोल चुका हूँ कि मेरी जबान लड़खड़ाने लग गई है। देखो क्या हो रहा है इसमें, वर्टेक्स की पोजीशन स्केल के हिसाब से सेम है ना। पैराबोला बस थोड़ा सा सुकुड़ सा गया, नहीं सुकुड़ा है, उसी हिसाब से है। चेंज किस में आ रहा है, बस वाई इंटरसेप्ट में आ रहा है चेंज। सो सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द वाई इंटरसेप्ट। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, अरे यार गड़बड़ हो गई, सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द वाई इंटरसेप्ट। लिख देते हैं बहुत अच्छे से, सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द वाई इंटरसेप्ट, फॉर चेंज इन द वाई इंटरसेप्ट। क्या बात है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो अब देखो, अब आप बात करो y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी, जो है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन की जनरलाइज फॉर्म है ना। और यहाँ पर आपको y का मतलब समझ में आ गया, x का मतलब समझ में आ गया, a का मतलब समझ में आ गया, b का मतलब समझ में आ गया, c का मतलब समझ में आ गया। a b और c की वैल्यूज ग्राफ के साथ क्या क्या करती हैं, उसका मतलब भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। और अगले वीडियो में हम ग्राफिंग की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ समझ में आ जाए। यहाँ पे मैंने डेस्मॉस का यूज इसलिए किया था ताकि थोड़ा सा आप विजुअलाइज कर पाओ कि वैल्यूज के चेंज होने के साथ साथ जो है हमारे क्वाड्रेटिक के ग्राफ के ऊपर किस टाइप का फर्क पड़ रहा है, इसलिए हमने डेस्मॉस का यूज किया था। आगे हम इसका यूज कम ही करेंगे, बिकॉज ओवर डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो हार्मफुल। एनीवेज, तो बिफोर वी गो लेट अस समराइज दिस वेरी क्विकली। तो क्या क्या पढ़ा हमने, हमने पढ़ा कि y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी इज द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर फंक्शन वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। a इज द स्लोप ऑफ द लीनियर फंक्शन। जब भी हम लीनियर फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो a इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टीपनेस ऑफ द लीनियर फंक्शन, है ना, और b इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द y इंटरसेप्ट ऑफ द लीनियर फंक्शन। ये तो हो गई हमारी लीनियर फंक्शंस की कहानी। अब इसके बाद फिर हम आए क्वाड्रेटिक फंक्शन पे। क्वाड्रेटिक फंक्शन की जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होती है, क्वाड्रेटिक फंक्शन की जनरलाइज्ड फॉर्म होती है y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे y क्या हो गया, आउटपुट हो गया, x क्या हो गया, इनपुट हो गया। a का सिग्निफिकेंस क्या है, a का सिग्निफिकेंस है शेप ऑफ पैराबोला। ए का सिग्निफिकेंस है शेप ऑफ पैराबोला। बी का क्या सिग्निफिकेंस है, बी का सिग्निफिकेंस है पोजीशन ऑफ वर्टेक्स। बी का सिग्निफिकेंस हो गया पोजीशन ऑफ वर्टेक्स। और सी का सिग्निफिकेंस हो गया, सी का सिग्निफिकेंस हो गया वाई इंटरसेप्ट। मुझे लग रहा है कि इस वीडियो में मैंने सिग्निफिकेंस को ज्यादा ही बार बोल दिया, ओवर हो रहा है। तो ए बी और सी जो है ये रियल नंबर्स हैं, और इसी के साथ ए की वैल्यू जो है जीरो के बराबर नहीं होती, क्योंकि इसको हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। ए की वैल्यू जीरो अगर हो जाएगी, सो द क्वाड्रेटिक फंक्शन विल नो लॉन्गर रिमेन वो लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन बन जाएगा वो, इट विल नो लॉन्गर रिमेन अ क्वाड्रेटिक फंक्शन।
तो इसी के साथ हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन कवर कर लिया है, बहुत अच्छे से उसके कोफिशिएंट्स की सिग्निफिकेंस को समझ लिए। और जाते जाते मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि क्वाड्रेटिक फंक्शन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या फंडा है। सिंपली क्वाड्रेटिक फंक्शन में जब मैं y की वैल्यू को जीरो कर देता हूँ तो दैट बिकम्स द जनरलाइज्ड वैल्यू ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म से बाहर नहीं जाती है। दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। थोड़ा सा लंबा लेक्चर खिंच गया, सॉरी फॉर दैट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।